नमस्कार दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो एमपीपीएससी के लिए एक मेंस की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। इस मेंस की सीरीज़ में कंप्लीट मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसके अंतर्गत जो भी पॉलिटी है, कल्चरल है, ये सारी चीज़ें जो भी आएंगी उसको जो है हम लोग बारी बारी से लेंगे। साथ ही साथ हम 25 से 30 वर्षों के जो पुराने पेपर हैं उनको भी हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और इसको किस तरह से लिखना है। वर्तमान 2020 में कुछ प्रश्न पत्र पे जो है कुछ बदलाव किए गए हैं और बदलाव ये किए गए हैं कि उसमें जो शब्द सीमा है उसको थोड़ा सा कम की गई है। यानी जो पहले आप हम लोग 2 से 3 शब्दों में लिखते थे, मतलब 20 शब्दों में जो लिखते थे, 2 से 3 लाइनों में लिखते थे, यानी 20 शब्दों में लिखते थे, अब उसको करके एक लाइन में कर दिया गया है। जो 100 शब्दों में लिखते थे उसको 50 कर दिया गया है और जो 300 शब्दों में पहले लिखा करते थे अब उसको जो है 200 शब्दों में कर दिया गया है। तो इस तरह से जो बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ अब प्रश्नों को किस तरह से लिखना है उन सभी पे जो है चर्चा होगी। तो अभी जो मैं वर्तमान में जो है अभी मालवा का पठार, ये जितने पठार हैं मध्य प्रदेश में, मालवा का हो गया, बुंदेलखंड का हो गया, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोनघाटी, मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मैकाल सड़ी, इन्हीं सब पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये एमपीपीएससी मेंस के लिए तो है ही है, साथ साथ प्री में के लिए भी है और जो व्यापम या और दूसरे उसकी तैयारियां कर रहा है मध्य प्रदेश कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि इसमें प्री भी, क्योंकि फैक्ट ही यूज़ हो रहे हैं। फैक्ट इन द सेंस कि उसकी जो चीज़, मतलब अक्सर पूछा जाता है कि मालवा का पठार कहाँ अवस्थित है, तो ये हमको मेंस में भी लिखना है और ये प्री में भी पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जो है इस तरह से इसको जो है बनाया गया है। अब आप इसको जब मैं आपको बताऊंगा तो इसमें इतनी आसान शब्दों में लिखा गया है। होता क्या है कि हम यहाँ से पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ लिखना होता है अक्सर वो चीज़ें होती हैं। हम पढ़ें, अगर उसको लिखेंगे नहीं तो उसमें क्या होगा फिर कि जो हम पढ़े भी हैं कभी कभी वो चीज़ याद भी नहीं आती और उसमें और कुछ लिख के आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हमने इसको लिखा है और आप इसको 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे तो बिना देखे आप बहुत आसानी से ही लिख पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी आसान शब्दों में लिखा गया है। तो इसलिए जो है इस प्रश्न को देखिए और साथ ही साथ इसको अपने उसमें से लिखिए, यानी अपना स्वयं का नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि बहुत आसानी से हम अपनी चीज़ें, क्योंकि हमको पता है, बनाया हमने नोट्स है तो हमको पता है कि इसमें जो है यहाँ पर क्या चीज़ें थी और जो मुझे क्या चीज़ पॉइंट आउट करनी है। इसलिए आदमी नोट्स बनाता है जिससे कि जब रिवीजन हो तो फटाफट जो है इसको रिवाइज कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मालवा का पठार। और इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं मालवा का पठार। ये 200 शब्दों के लिए बताया गया है कि 200 शब्दों में मालवा का पठार हम जो है किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। सामने वाले को जो कॉपी चेक करता है वो चाहता है कि मुझे कोई भी चीज़ बहुत अगर स्टूडेंट लिखा है तो मुझे जल्दी समझ में आए, मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है। इसलिए जो है वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो है उसको समझ में आ जाए। तो डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा उसको भी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और उसको नंबर देने में भी आसानी होती है। तो देखते हैं कि जो यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का पठार कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ से जो ये अपना टीकमगढ़, छतरपुर, ये जो ये क्षेत्र है ये पूरा ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसमें यूपी का भी क्षेत्र सम्मिलित है, लेकिन हमको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पढ़ना चाहिए बुंदेलखंड पठार। इसके बाद फिर ये रीवा पन्ना का पठार है, उसी के नीचे हम देखते हैं तो ये बघेलखंड का पठार है। यहाँ से ये नीचे का पूरा दक्षिणी भाग मध्य प्रदेश का ये पूरा सतपुड़ा महाकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। और ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा सोन घाटी है।
ठीक है, ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी है। और इसके अलावा जो ये बच गया है ये है मालवा का पठार। तो हम जिसका पढ़ने वाले हैं ये है मालवा का पठार। तो सबसे पहले मालवा के पठार में क्या आएगा, मालवा पठार अवस्थित कहाँ है, तो सिंपल सा एक संदर्भ लिखना है, इसके बाद इसकी विशेषताएं लिखने हैं। इस तरह से ये मालवा का पठार 2 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि मालवा का पठार जो है अरावली के दक्षिण में, अरावली क्या, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के दक्षिण में व विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में मालवा का पठार अवस्थित है। यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं अरावली है और यहाँ कहीं जो है विंध्याचल है। देखिए इसके दक्षिण में और इसके पश्चिम में मालवा का पठार है। ये प्रश्न एक बार प्री में पूछा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, ये अवस्थित है। इसके बाद मालवा का पठार जो है लावा से, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर बना है या लावा से निर्मित है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है। इधर मालवा का पठार का जो ढाल है, स्लोप है, वो उत्तर की ओर, यानी अब इसके लिए उत्तर क्या होगा, उत्तर इधर होगा, इसका स्लोप ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ की अधिकांश नदियाँ, अब नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल हो गई, चिपरा, चंबल चिपरा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। किधर की ओर प्रवाहित होती हैं, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब मालवा की सर्वोच्च चोटी कौन सी, सिगार चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 881 मीटर है, ठीक है। तो इससे जो है आप जो है इसमें एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा गया है। और इससे जो है ये देखिए एकदम पीक सारी चीज़ें कि मालवा पठार के बारे में ये एक छोटा सा संदर्भ हमने बनाया, ठीक है। अब क्योंकि मालवा पठार हमको पूरा विस्तृत बताना है तो इसमें क्या करना होगा, अब इसकी विशेषताएं पे हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो मालवा पठार की कुछ विशेषताएं हैं जो इसको मतलब इस आंसर को कंप्लीट बताता है। तो मालवा पठार विशेषताएं हैं, हम विशेषताएं बात करेंगे जलवायु परिप्रेक्ष्य में, मिट्टी, वन, खनिज, कृषि, उद्योग और जनसंख्या के हिसाब से हम इसकी क्या बात करेंगे, इसकी विशेषताएं बात करेंगे हम। तो इसी विशेषताओं में हम देखते हैं सबसे पहले जलवायु। अब बात करते हैं जलवायु की कि मालवा पठार की जलवायु कैसी है। तो मालवा जो पठार की जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है, समशीतोष्ण या शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। यानी इसका मतलब ये हुआ इस पठार पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। यानी जो तापमान होता है वो 40 से 42 सेंटीग्रेड तक, 10 से 12 सेंटीग्रेड तक रहता है। यानी 40 से 42 गर्मियों में और 10 से 12 जो है ठंडियों में रहता है, ठीक है। रही बात अब वर्षा की, जो जलवायु के अंदर ही आती आता है, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक के बीच में वर्षा होती है। 125 कहाँ होती है, 125 होती है इधर। यानी जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं हम तो इसकी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्नता मतलब क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे कि 25 हो रही है, धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है भिन्नता देखने को मिलती है। डायग्राम से यही समझ में आता है। ये सबसे अच्छी बात होती है डायग्राम से कि आप बहुत आसानी से कोई चीज़ समझ सकते हैं। यानी जैसे मैंने बताया 125, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे जाते जाएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर तो उसमें वर्षा में कमी देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है। अब देखिए अगर यहाँ वर्षा में भिन्नता देखने को मिल रही है तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पे फिर वन भी देखने को भिन्नता मिलेगी। भाई वर्षा कम हो रही है, इधर जाते कम वर्षा होती है तो वन भी मतलब भिन्नता दिखेगी। दूसरी बात, कृषि में भी भिन्नता देखने को मिलेगी, है ना। तो ये जो उससे चीज़ें, वर्षा से जो चीज़ें लगी हैं उसमें भी भिन्नता ये दिखेंगी। तो हम बात कर रहे थे जलवायु की। तो जलवायु में जो बेसिकली जो है वर्षा होती है 125 से 75 सेंटीमीटर तक। लेकिन लिखना है आपको, लेकिन जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरी विशेषताएं हैं वन, है ना। क्योंकि आप 200 शब्दों में लिख रहे हैं तो कम से कम जो है जो पीएससी की मेंस की होती है कॉपी, उसमें पहले इतना लिखना है। इतना यानी मैं आपको बताता हूँ कितना। ये रही कॉपी पीएससी, यानी ये पूरा पेज लिखना है, ये पूरा पेज यहाँ तक। इसके बाद ये पन्ना एक पलटना है और ये पूरा, यानी पूरा एक पेज जो है आपको पूरा लिखना है। ये 200 शब्दों में आपका होगा,
ठीक है, क्रिया शब्दों में हो गया, 200 शब्दों में हो गया। और डायग्राम भी अच्छा बनाएंगे अगर बना सकते हैं तो, अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद फिर दूसरी जो जो उसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता है मिट्टी व वन की। तो यहाँ का मैंने आपको बताया कि यह पठार जो है लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी काली है। लावा या दक्कन दोनों लिख सकते हैं। इसकी मिट्टी काली है, ठीक है। अब काली मिट्टी है तो इसमें क्या क्या होता है हम नीचे बात करेंगे। मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, मालवा का पठार की विशेषताएं एवं उसका आर्थिक महत्व। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और जो आर्थिक महत्व है वो भी बहुत बार मालवा का आया हुआ है, इसलिए जो है ध्यान से देखिएगा आप। यह पठार लावा से निर्मित होने का यहाँ मिट्टी काली है। यहाँ जो मानसून जो फॉरेस्ट है, वन है, वो मानसूनी और पतझड़ दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। किंतु जैसे जैसे पूर्व पश्चिम की ओर जाते हैं वनों में भिन्नता देखने को मिलती है। बस सेम जैसे जैसे वर्षा में होती थी भिन्नता, ऐसे यहाँ पर भी भिन्नता आप लोगों को देखने को मिलेगी, सभी को देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कृषि। यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र मुख्यतः कृषि क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की मृदा जो है वो कृषि के लिए अनुकूल है। अनुकूल यानी वो जैसा चाहता है वैसा ही है, यानी जैसी कृषि है और ज़रूरत है उसके हिसाब से उसे अनुकूल बोला जाता है। यहाँ गेहूँ, सोयाबीन, कपास, ठीक है, चना, मूंगफली, ज्वार, ये सब, बाजरा, ये सब उगाया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को खाद्यान्न का भंडार भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को खाद्यान्न का भंडार कहा जाता है, तो वो है मालवा का पठार। खनिज की बात करें तो ये खनिज की दृष्टि से लगभग अभाव है। अभाव यानी मतलब ना के बराबर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ जो है ये सारी चीज़ें होती है कृषि के लिए उपयुक्त है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कृषि के लिए है तो यहाँ पर जो उद्योग होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। ये जो उद्योग जनसंख्या में हम बात करेंगे तो यहाँ जो कृषि आधारित उद्योग की अधिकता है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ खनिजों का अभाव है तो खनिज वाले उद्योग नहीं होंगे, यहाँ पर कृषि अधिक पाई जाती है तो उससे रिलेटेड जो है उद्योग होंगे, इसलिए यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग है। अब कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं? कृषि आधारित उद्योग क्या होता है कि जो कृषि से उनको रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे कपास, कपास से रॉ मटेरियल क्या मिला, जो रुई होती है, कपास का जो कॉटन से वो निकलता है वो रॉ मटेरियल हो गया, उससे रिलेटेड जो है उद्योग होंगे। इसीलिए जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल मिल है। टेक्सटाइल मिल यानी कपड़ा उद्योग है यहाँ पे। उज्जैन, देवास, इंदौर, इंदौर तो केंद्र है, ठीक है, राज भी है, तो इसलिए जो है ये क्षेत्र इस क्षेत्र में आ गया। सोयाबीन, सोयाबीन से क्या होता है, सोयाबीन से तेल निकलता तो है ही है, तेल के साथ जो है पनीर, सोया बिस्किट, ये सारी चीज़ें भी उससे बनाई जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या जो है ये क्षेत्र बहुत घना है। घना मीन्स क्या होता है, ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेंसिटी, बहुत पब्लिक रहती है, और जो इनका व्यवसाय है वो पशुपालन और कृषि है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पूरी विशेषताएं खत्म हुई, और इतना ही लिखना है। लिखने को तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लिखिए। अगर आपका समय है तो आपको बहुत ज़्यादा लिखने का अगर याद है तो आप लिखिए, पर क्योंकि वहाँ आपको एक ही प्रश्न नहीं लिखना है, आपको वहाँ बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप डायग्राम बना के फटाफट जो है प्रेजेंट कीजिए, जिससे कि जो है कम शब्दों में लिखना पड़े और ज़्यादा उसमें वो सामने चेक करने वाला ज़्यादा समझ सके कि इन्होंने जो है जो चीज़ लिखनी चाहिए थी, जितनी पर्याप्त थी, उन्होंने भरपूर लिखी है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। मैं हर रोज़ 2 वीडियो अपलोड करूँगा, और उसमें किस तरह से लिखना है बाकायदे डायग्राम के साथ में बताऊँगा, और आपको बस उसको प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में। जलवायु, मिट्टी, वन, खनिज, कृषि, उद्योग, जनसंख्या, यही है। इसके अलावा अलग से और ऐसा कुछ नहीं हो है जो इसमें आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें क्लियर हो गई हैं। और सही बताऊं तो जब एग्ज़ाम हम लोग देने जाते हैं, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उस समय बहुत सारी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है। फर्स्ट पेपर में ही सेकंड पार्ट होता है, उस सेकंड पार्ट को भी हमको ध्यान में रखते हुए लिखना है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी, इसीलिए जो है आसान शब्दों में लिखेंगे। आसान शब्दों में तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो कॉपी करता है उसको भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसलिए जो है इसको पढ़िए, और 1 से 2 बार पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और अगर आपको जो भी इसमें डाउट हो रहा है या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उर्जित एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।